हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम। तो ये जो टॉपिक है बच्चों, हर यूनिट से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें या सेल बायोलॉजी की बात करें या बायोकेमिस्ट्री की बात करें, ये टॉपिक ऐसा है जो कि सबका एक बेसिक सा टॉपिक है जो सारे ही जो यूनिट्स हैं उसमें कवर हो जाता है और जितने भी एग्जाम्स हैं आप लोगों के उन सब में ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या है, एक बेसिक नींव टाइप का टॉपिक है जो कि सब लोगों को ये आना चाहिए। जितने भी अगर आप जो भी बायो से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम सभी के लिए एक बिल्कुल बेसिक टॉपिक है जो आना चाहिए सभी को। अब तक हमने क्लासेस में क्या देखा, हमने करा फोटोसिंथेसिस और फिर हमने करा फ्लावरिंग इन प्लांट्स। तो आज इस उद्गम सीरीज में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम से आप क्या समझते हो, जीनोम क्या होता है, व्हाट इज जीनोम? जीनोम जितना भी टोटल डीएनए कंटेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसको जीनोम बोलते हैं, है ना, टोटल जेनेटिक कंटेंट। लेकिन अब हमें उसको ऑर्गेनाइज करना है। आपको पता है डीएनए बिल्कुल ऐसे एक रस्सी की तरह ऐसे इतना लंबा होता है, उसको ऑर्गेनाइज करके छोटा सा क्रोमोसोम की फॉर्म में लेके आना है। अब इतना बड़ा इतना लेंदी डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस में किस तरीके से प्रेजेंट होता है वही हम देखेंगे आज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम की बात करें तो गाइस आपको पता होगा, अगर हम प्रोकैरियोट सेल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता है न्यूक्लियस इतना डिफाइंड नहीं होता, है ना। ऐसे जो जेनेटिक मटेरियल है, जितना भी डीएनए का कंटेंट है, जो भी जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। और किस फॉर्म में होता है, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोइड हम इसको बोलते हैं। इसमें होता ये है जेनेटिक मटेरियल जो कि कहाँ प्रेजेंट है, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ये प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। लेकिन ये भी पैकेज फॉर्म में होता है ना। अब इसकी भी तो पैकेज होती है, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पैकेज्ड फॉर्म। जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो बिल्कुल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर वेल डिफाइंड क्रोमोसोम्स, डीएनए। तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसका नाम होता है हिस्टोन्स, है ना। हिस्टोन्स क्या होते हैं, उन पूरों को जितना भी डीएनए है सबको अरेंज करके ले जाता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में कौन होता है, क्या प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं? हिस्टोन्स प्रोटीन्स क्या प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं? तो बच्चे नहीं दिखते। हिस्टोन प्रोटीन्स नॉट प्रेजेंट इन ये प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो क्वेश्चन ये है, फिर इनको कौन ऑर्गेनाइज कराता है ना। तो इनको ऑर्गेनाइज कौन कराएगा, इनको प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए जिन प्रोटीन्स का यूज होता है वो है पॉलीअमीन्स। ये कराते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। क्या होते हैं ये, व्हाट आर पॉलीअमीन्स? तो पॉलीअमीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स। चलो प्रोकैरियोट्स में तो इतना ज़्यादा जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड बिल्कुल होता ही नहीं है, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में वो इकट्ठा रहता है थोड़ा सा पैकेज फॉर्म में। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, इन यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में जो ये प्रोसेस है इतना सिंपल नहीं होता, बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स, मुश्किल आप बोल सकते हैं। कैसे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर डीएनए, समझते हो 2.2 मीटर, 1 मीटर इतना होता है ना। अब इतना बड़ा डीएनए छोटे से सेल में
सेल का न्यूक्लियस बताना मुझे आप, और उसके अंदर जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस का डायमीटर मुझे आप बताना, ठीक है। उसके अंदर 2.2 मीटर डीएनए, समझ रहे हो कैसे वो ऑर्गेनाइज होगा। अगर कोई इतनी बड़ी रस्सी है, पूरा रस्सी भी छोड़ो, एक आपने धागा देखा होगा, धागा कैसे पैक्ड होता है, अगर उसको खोल दोगे वो इतना लंबा, लेकिन अगर उस धागे को उस गिट्टी में या रील में आपने लपेटा हुआ है तो बिल्कुल पैक्ड है। तो इसी तरीके से यूकैरियोट्स में भी उनको लपेटने के लिए जो प्रोटीन्स आएंगे वो आएंगे हिस्टोन प्रोटीन्स। तो समझते हैं यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। ये है लेंथ ऑफ डीएनए। अब डीएनए की दो फॉर्म आप लोगों ने सुनी होगी, और डीएनए दो फॉर्म में ही मिलता है। एक फॉर्म होती है क्रोमेटिन और एक होता है क्रोमोसोम, ठीक है। एक है क्रोमेटिन और एक है क्रोमोसोम। क्रोमेटिन कैसा है? क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्रोमेटिन है। इसमें क्या है? इसमें डीएनए प्लस प्रोटीन्स दोनों है। क्रोमोसोम कैसा है? ये है थ्रेड लाइक। और क्रोमोसोम्स कैसे हैं? क्रोमोसोम्स आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, बिल्कुल कभी तो पढ़ा होगा, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में ये अरेंज होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? अलग अलग नाम क्यों दिए गए? जो क्रोमेटिन है वो नेटिव फॉर्म होती है डीएनए की। कैसी होती है? नेटिव फॉर्म। लेकिन जो क्रोमोसोम है ये कैसी फॉर्म है? ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, मतलब उसमें चेंजेस हुए और उसको कॉम्पैक्ट कर दिया लास्ट में बिल्कुल जाके, तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है। सेल साइकिल आपने पढ़ी होगी। सेल साइकिल में कैसे ये आपने, हाँ, सेल साइकिल में कौन से फेज में क्रोमोसोम दिखते हैं जरा बताओ? क्रोमोसोम में वो भी आता है, ठीक है। तो मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं, लेकिन पूरी साइकिल में, रेस्ट ऑफ द सेल साइकिल, जो डीएनए है वो किस फॉर्म में मिलेगा? वो क्रोमेटिन फॉर्म में मिलेगा। सिर्फ एक ही स्टेज में, मेटाफेज में दिखता है क्रोमोसोम, जो कि बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो क्रोमेटिन है, देखो ये ऐसा है और ये इस टाइप से है। क्रोमोसोम अगर मैं पूरा बना देती हूँ सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ, इसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है, और एज कंपेयर टू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है। ये तो डीएनए की बात होगी। लेकिन अब डीएनए को लेके कौन जाएगा? जो प्रोटीन्स है, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेसिंग करा रहा है वो कौन है? ठीक है, प्रोटीन्स जो ये पूरी की पूरी पैकेजिंग कराएंगे वो कौन से प्रोटीन्स हैं? वो है हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। कौन से प्रोटीन्स हैं? वो है हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं? बिल्कुल नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए में जिन प्रोटीन्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो आपके दो टाइप के प्रोटीन्स हैं। एक तो है हिस्टोन प्रोटीन्स और एक है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स का काम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स का काम है डीएनए को पैकेज कराना, है ना, हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए। लेकिन इनका काम पैकेजिंग में नहीं है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चरल रोल है। कैसा रोल है इनका? इनका स्ट्रक्चरल रोल है इनका। और इनके अलावा ये इन्वॉल्व होते हैं जेनेटिक प्रोसेसेस में भी। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स, अब जैसा कि ये है डीएनए को पैकेज कराएंगे तो इनका नेचर कैसा होगा? डीएनए बड़ा नेगेटिव होता है, उसको अब पकड़ने के लिए, है ना, उसको लपेटने के लिए एक पॉजिटिव आएगा ना मॉलिक्यूल, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और क्यों होते हैं? क्योंकि ये आर्जिनिन एंड लाइसिन
रिच होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। ये अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ क्रोमोसोमल प्रोटीन्स को कवर करते हैं। ठीक है, आपने इनका नाम सुना होगा, तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कोहेसिन या फिर कंडेंसिन। ये सभी किस में आते हैं? ये आते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स में। तो हमारे पास दो टाइप के प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। लेकिन अभी पैकेजिंग में हमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में। तो हिस्टोन प्रोटीन्स से ही स्टार्ट करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स किस टाइप से? अब प्रेजेंट है वो देखते हैं। देखो, हिस्टोन प्रोटीन्स ना एक ऑक्टामर फॉर्म में होता है। ऑक्टामर समझते हो? ऑक्टामर 8 यूनिट्स का बना हुआ। लेकिन इसके टाइप्स कितने हैं? अब मैं हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करूं तो एक तो हम इसमें देखेंगे जो कोर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कोर कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो मेन, बिल्कुल मेन जो कॉम्प्लेक्स है ना वो। और एक हम इसमें देखेंगे लिंकर प्रोटीन जो कि लिंक कराएगा। ठीक है, कोर में कौन से आएंगे? कोर में आते हैं आपके H2A, H2B, H3 और H4। और यहाँ पे आता है H1 प्रोटीन। अभी इनका काम देखते हैं कैसे कैसे करते हैं ये। मैंने बोला था 8, लेकिन ये तो है 5 और ये कोर का पार्ट भी नहीं है। हमारे पास बच गए 4। तो इन चारों की 2-2 कॉपीज आएंगी, तब जाके बनेगा आपका ये हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर का मतलब क्या होता है? 8 यूनिट्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया कैसे क्या क्या बोला मैंने? अब मैं आपको बताती हूँ किस टाइप से ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये है हिस्टोन प्रोटीन्स। साइड में रख देते हैं इसको, इसका काम हो गया। देखो, ये बनाए मैंने 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक है H2A और एक है H2B। 2 यूनिट से मिलके जो एक जॉइंट यूनिट बनती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डाइमर। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। लेकिन हमने बोला 1-2, 2-2 कॉपीज हैं, तो फिर एक और बनाना पड़ेगा। तो एक और बना देते हैं। तो ये है एक और डाइमर, ये है H2A और ये है H2B। ठीक है, हमारे पास अब 4 यूनिट आ गई हैं, 1 2 3 4। कौन बच गया? H3 और H4 बच गए। ये मिड वाले पार्ट में आते हैं। मिड वाले पार्ट में कैसे? अगर मैं यहाँ पे अब ये 4 बना देती हूँ। देखो, अगर ये है H3 और ये है H4, ये H3 का सेकेंड मॉलिक्यूल और ये H4 का सेकेंड मॉलिक्यूल, ये दोनों क्या है? ये दोनों डाइमर है। ये दोनों क्या है? ये दोनों डाइमर है, क्योंकि 2-2 की यूनिट है। लेकिन अगर 4 की यूनिट हो, है ना, 4 की यूनिट से मिलके जो बनता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है टेट्रामर। तो H3 H4 का टेट्रामर यहीं पर वही प्रेजेंट होता है, H3 H4 H3 H4। ये क्या है? ये है टेट्रामर, क्योंकि ये चारों एक साथ आ गया अब। ठीक है, तो 2 4 और 2, 2 + 4 + 2 कितने हो गए? 8। तो 8 यूनिट्स हैं। बाहर है H2A H2B और बीच में है H3 H4। इसका एक और आपने ऐसा डायग्राम कभी देखा होगा, जो ये सर्कुलर वाला डायग्राम होता है इस टाइप से, है ना। ये H2A है, H2B, और बैक साइड में 3D डायग्राम मैं बनाऊं तो H3 H4 H3 H4। इस टाइप से भी इसका एक डायग्राम आता है, जिसमें ये कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो ये समझाने के लिए है। क्यों? अब DNA आएगा, DNA को लेके आते हैं। DNA को लेके आएंगे और DNA आया अब। DNA ऐसे आया, देखो, ठीक है, और ऐसे निकल गया। समझ में? ऐसे आया और ऐसे निकल गया। क्या समझा आपने इस डायग्राम में देख के?
H3H4 वो रीजन था जिसमें डीएनए ऐसे लिपटा, समझ रहे हो? H3H4 वो रीजन था जिसमें डीएनए ऐसे लिपटा। अब डीएनए को हमें छोटा करना है ना, डीएनए अब इतना लंबा है, डीएनए को अब हमें छोटा करना है लपेट लपेट के। जैसे ये एक मॉलिक्यूल आया, एक हमने बॉल ली और उसके ऊपर ऐसे डीएनए को लपेटा, फिर एक और बॉल ली, फिर लपेटा, लेकिन उस बॉल में जो कंपोनेंट्स हैं तो जिसके चारों तरफ वो लपेट रहा है वो है H3H4 कंपोनेंट्स। ठीक है, समझ रहे हो? हिस्टोन ऑक्टामर का जो रीजन है वो कंजर्व नहीं रहता, लेकिन जो ये टेट्रामर का रीजन है, H3H4 का रीजन है, ये कंजर्व रहता है। और जो डीएनए की पूरी ऑल्ट्रेशन है वो देखने को मिलेगी H3H4 कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ। इतना पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल आया। तो डीएनए बनाया ही था तो इस पे भी बनाएंगे। डीएनए ऐसे आया और ऐसे चला गया, समझ में आया? लेकिन अब ये डीएनए यहाँ से खुल भी सकता है। हमने बोला था हमारे पास H1 प्रोटीन भी है, उसको भी यूज करेंगे ना। तो यहाँ पे हमने लगा दी क्लिप। क्लिप किसकी लगा दी? अब H1 प्रोटीन की। सेम हेयर यहाँ पे लगा दी H1 प्रोटीन की क्लिप। ये क्या करेगा? ये इसको पकड़ के रखेगा, कहीं खुल ना जाए। समझ में आया? अब हमारे पास डीएनए था और डीएनए को हमने, ये डीएनए था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सबको पता है। और इसकी जो डायामीटर होता है वो कितना होता है? वो होता है 2nm, है ना? ये भी आप लोगों को पता है। जो डीएनए का डायामीटर है वो कितना होता है? 2nm। तो इसकी विड्थ अभी हम लेके चल रहे हैं 2nm। और इसके बाद हमने देखा कि कैसे बहुत सारे, एक सेकेंड, हमको बनाने हैं हिस्टोन के ऑक्टामर्स। ठीक है, एक ये हिस्टोन का ऑक्टामर है, ये हिस्टोन का ऑक्टामर है, ये हिस्टोन का ऑक्टामर है और ये हिस्टोन का ऑक्टामर है। इसके अंदर आप लोगों को पता है कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, है ना? बिल्कुल पता चल गया अब तो। H2A, H2B, और यहाँ भी H2A, H2B, और यहाँ पे क्या होता है? H3H4, H3H4। तो ये है डाइमर और ये है टेट्रामर, ये है डाइमर। सेम यहाँ पर भी यही स्ट्रक्चर मिलेगा पूरे हिस्टोन का। तो ये पूरा क्या है? हिस्टोन के ऑक्टामर्स है। डाइमर डाइमर डाइमर, ये क्या है? ये हिस्टोन का ऑक्टामर है। ये समझ में आ गया? ये भी हिस्टोन का ऑक्टामर है एंड दिस इज ऑल्सो हिस्टोन ऑक्टामर। डीएनए को लेके आना है ना हमें, काम क्या है? हमें डीएनए को लपेटना। देखो, डीएनए आया और डीएनए गया, फिर डीएनए आया और फिर डीएनए गया, फिर डीएनए आया, डीएनए गया। इस तरीके से ये अब लपेट दिया। किस में लपेट दिया? हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ लपेट दिया। क्या लगाना है कहीं ये खुल ना जाए? हमें लगानी है बच्चों H1 प्रोटीन्स की क्लिप। ये क्या है? H1 प्रोटीन्स की क्लिप है जो इसको पकड़ के रखेगी। क्या करा हमने? डीएनए की यहां से कराई एंट्री, है ना? यहां से कराई डीएनए की एंट्री। एक साइड से एंट्री होएगी, एक साइड से होएगी एंट्री और एक साइड से होएगी एग्जिट। सेम इन द केस ऑफ एवरी हिस्टोन ऑक्टामर्स। लेकिन हमें तो जानना है ना न्यूक्लियोसोम क्या होता है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है न्यूक्लियोसोम के बारे में। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखो क्या क्या है पढ़ा हमने। इसमें है हिस्टोन का ऑक्टामर प्लस और डीएनए, है ना? और क्या है? H1 प्रोटीन है। लेकिन अब जो ये बीच वाला लिंकर डीएनए जा रहा है, जो ये डीएनए जा रहा है ना इस हिस्टोन से इस हिस्टोन के बीच में जो डीएनए जा रहा है इसको बोला जाता है लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए का मतलब क्या है? ये इन दोनों को लिंक कर रहा है। ठीक है, तो अब प्लस लिंकर डीएनए,
इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाएगा न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसके अलावा अब देखो इस स्ट्रक्चर को, मानो ये ऐसे ऐसे डीएनए था और इसको ऐसे ऐसे लपेट दिया हिस्टोन ओक्टामर्स में। ठीक है, अगर इसको हम जूम करके देख रहे हैं तो हमें ये ऐसा दिख रहा है, जूम करके देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है। और ये स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल कैसा लग रहा है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स, है ना, जैसे मोती लगे होते हैं, बिल्कुल बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स स्ट्रक्चर है ये, जो कि आपको दिख रहा है इसमें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या बताया मैंने आप लोगों को? हिस्टोन ओक्टामर था, ठीक है, था, उसके ऊपर लगा हुआ था डीएनए, और डीएनए कितना घूमा, एक बार ऐसे आया और ऐसे चला गया, 2 चक्कर तो नहीं काटे ना उसने, कितने काटे? आया और चला गया, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर रहा है, 1.5 से थोड़ा ज्यादा। कितनी टन्स लेता है वो? डीएनए लेता है 1.65 टन्स। 2 तो राउंड नहीं घूमा वो, लेकिन 1.5 से वो ज्यादा घूमा। ठीक है, तो हिस्टोन ओक्टामर और डीएनए। और इसके साथ कौन था? इसके साथ था H1 प्रोटीन, जो क्या करा रहा था? क्लैंप की तरह काम कर रहा था, मतलब उसको पकड़ के रखा था उसने। इस वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमैटोसोम। ठीक है, और इसके साथ जब लिंकर डीएनए भी लग जाएगा तो इस पूरे को बोला जाएगा न्यूक्लियोसोम। अब इसमें आपको याद क्या करना है? अब याद ये करना है, जो डीएनए हमने देखा 1.65 टन्स घूमा, कितना होता है ये? अप्रोक्सीमेटली 145 टू 147 बेस पेयर्स का ये होता है। कितना होता है? 145 टू 147 बेस पेयर्स का होता है। 147 बेस पेयर्स हम ले लेते हैं। अब जो H1 क्लैंप ने ऐसे पकड़ा, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, कुछ बेसिस तो उसके पास भी होंगे, तो इसके पास होते हैं अप्रोक्सीमेटली 20, 22, 18 इतने होते हैं, तो हम 20 मान लेते हैं, 20 बेस पेयर। तो हमारे क्रोमेटोसोम में कितने हो गए? 147 प्लस 20, 167 बेस पेयर्स। ठीक है, इसी के साथ जो लिंकर डीएनए अब हमने बनाया था, उस लिंकर डीएनए में भी कुछ प्रेजेंट होते हैं। इसमें होते हैं अप्रोक्सीमेटली 33 बेस पेयर्स। तो हमें ये पता चला कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स होते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? जरा देखो इस स्ट्रक्चर में जो ये डीएनए आया है, ठीक है, इसमें कितने हैं? ये 1.65 टन्स करके आया और इसमें है 147 बेस पेयर्स। ठीक है, जो H1 हिस्टोन प्रोटीन्स ने अब इस क्लैंप को पकड़ के रखा है, इसमें है 20 प्रोटीन्स। इसके साथ जब ये आगे जाएगा और दूसरे हिस्टोन ओक्टामर को घुमाएगा, कैसे? इस टाइप से। अब ये आगे जाएगा, ये लिंकर डीएनए, यहाँ पे होंगे 33 बेस पेयर्स। ठीक है, तो एक यूनिट इतनी, ये क्या है? अब ये है न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम, इस टाइप से। ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियोसोम होता है। अगर लिंकर डीएनए को हटा दें तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे ऐसे, ये होते हैं क्रोमेटोसोम। और बहुत सारे क्रोमेटोसोम किससे जुड़े हुए हैं आपस में? ये आपस में जुड़े हुए हैं लिंकर डीएनए से। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैसे 200 बेस पेयर्स का एक न्यूक्लियोसोम बना, आपको समझ में आया? तो हम इस डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, ये डीएनए जा रहा था बिल्कुल आराम से। ठीक है, इस डीएनए के पास रास्ते में इसको मिले, कौन मिला? इसको मिल गया हिस्टोन ओक्टामर्स। बोला अभी तुम्हें थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, बहुत सारे हिस्टोन ओक्टामर्स इसको मिल गए। डीएनए भी बोला ठीक है, वो इसके चारों तरफ घूम के इसने इसको इस तरीके से अरेंज कर लिया। ठीक है, ये क्या है? ये डीएनए है और हिस्टोन ओक्टामर्स के ऊपर लपेट दिया। अब देखो मैंने गोल गोल हिस्टोन ओक्टामर्स बनाए हैं, तो फिसल जाएगा ना, फिसल जाएगा तो कौन आएगा? H1 प्रोटीन्स आएंगे और क्लैंप लगा देंगे। कलर चेंज करके कुछ ग्रीन कलर की मैं यहाँ पे H1 क्लैंप लगाती हूँ। ये है H1 क्लैंप, ये है H1 क्लैंप, ये है H1 क्लैंप। ये क्या है?
ये है हिस्टोन ऑक्टामर, और वो हमने बनाई थी डीएनए की सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ से डीएनए चला है और अभी वो पहुंच गया ऑक्टामर के फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म आ गई? ये आ गई न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम तक हमने इसको बना दिया। इसके अलावा आपको क्या देखना है, यहाँ पर बच्चे इसकी जो विड्थ थी वो थी 2 नैनोमीटर, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोसोम की होती है 11 नैनोमीटर। समझ में आया? बताओ कितना इंटरेस्टिंग है, कैसे समझ में नहीं आएगा? जो ये ऑक्टामर बना है, जो ये न्यूक्लियोसोम बना है, इसकी विड्थ होती है 11 नैनोमीटर। ठीक है, जो इतने सारे ये बनाए हैं इनकी विड्थ किसी भी साइड से मैं देखूं यहाँ से, ये है 11 नैनोमीटर। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमने अभी इसकी फॉर्मेशन कर दी है क्रोम। सो इसकी न्यूक्लियोसोम हमारा बन गया है 11 नैनोमीटर्स का और 200 बेस पेयर्स का। ठीक है, कितना है ये? 11 नैनोमीटर। तो 2 नैनोमीटर से पहुंच गए हैं 11 नैनोमीटर पे। अब क्या होगा? अब ये हमने इतने सारे क्रोमेटोसोम से न्यूक्लियोसोम्स बना दिए, बीड्स ऑन स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है। अब इनको और अरेंज करना पड़ेगा। अब इनको अरेंज करेंगे तो हमारा थर्ड स्टेप जो आएगा, जो थर्ड स्टेप आएगा ये है फाइबर मॉडल। ठीक है, फाइबर से पहले आएगा, फाइबर से पहले आएगा अभी 30 nm फाइबर। 30 nm फाइबर में क्या आएगा? 30 नैनोमीटर के जो मॉडल है इसमें आप देखने को मिलेगा 2 फॉर्म्स देखने को मिलेगी। एक मिलेगी सोलेनॉइड फॉर्म और एक मिलेगा जिगजैग मॉडल। ठीक है, तो 30 nm के मॉडल में हम बोल सकते हैं 30 nm का मॉडल, 30 nm के मॉडल में मिलेगा अब सोलेनॉइड मॉडल और जिगजैग मॉडल। ठीक है, तो सोलेनॉइड और जिगजैग में क्या डिफरेंस है? इतना तो पता चल गया आप लोगों को कि 30 nm का मतलब है अब वो 11 nm से 30 nm होने वाला है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन कैसे, हाउ? मैंने आपको बताया था इस टाइप से वो न्यूक्लियोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है, बहुत सारे क्रोमेटोसोम्स, बीच में लिंकर डीएनए। अब इनको और कॉम्पैक्ट होना है ना? ऐसे तो ये अभी तो ज़्यादा ही है ना, चाहे थोड़े थोड़े कॉम्पैक्ट हो गए हों, लेकिन अभी भी काफ़ी लेंदी है। इनको और छोटा करना है। और छोटा कैसे करेंगे? तो ये क्या करेंगे, 6 न्यूक्लियोसोम्स क्या करेंगे, 6 न्यूक्लियोसोम्स अपने आप को अब अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? देखो, ऐसे सबने चैन पकड़ रखी है, बना रखी है, हाथ पकड़ पकड़ के वो आपस में घूम जाएंगे। कैसे घूम जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, है ना? घूम गए ना, घूम गए तो पास पास आ गए। बिल्कुल ऐसे इन्होंने सर्कल बना लिया। बीच में इनके स्पेस क्या है? यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल रहा है क्योंकि सबने ऐसे राउंड बना लिया चारों तरफ। ठीक है, लेकिन जिगजैग में क्या होगा? जिगजैग में भी 6 ही आएंगे, एक ग्रुप में 6 अलाउड है। लेकिन ये क्या करेंगे, ये ग्रुप नहीं बनाएंगे, ये पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग मतलब एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है। ठीक है, तीसरा यहाँ है, फिर फोर्थ यहाँ है, 5 6। इन्होंने क्या करा, जिगजैग पैटर्न में क्या करा है, जिगजैग पैटर्न में ये क्या हुए हैं, एक दूसरे से अटैच हो गए अब। ठीक है, 6 न्यूक्लियोसोम है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट ये एक सोलेनॉइड फॉर्म बनाएंगे या जिगजैग फॉर्म बनाएंगे, वो कैसे पता चलेगा? तो जो सेंटर में स्पेस है, अगर यहाँ से इनका लिंकर डीएनए पास हो रहा है तो वो कौन सी फॉर्म है? वो जिगजैग फॉर्म है। लेकिन अगर पास नहीं हो रहा तो वो कौन सी है? सोलेनॉइड फॉर्म है। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ साथ साथ आप लोगों को। देखो बच्चे, जो इसमें है ना थोड़ा सा लूजली अटैच है क्योंकि बीच में इतनी बीचे बीचे नहीं हुई ना इनके, तो ये होता है जनरली यूक्रोमेटिन।
मोस्टली ये किस में होएगा, यूक्रोमेटिन में होएगा, क्योंकि यूक्रोमेटिन ही कैसा होता है, थोड़ा लूजली पैक्ड होता है। लेकिन ये बिल्कुल इतना भिचा भिची भीड़ भाड़, ये किस में आएगा, ये आएगा हेट्रोक्रोमेटिन में। हेट्रोक्रोमेटिन में आपको पता होगा बिल्कुल डेंसली पैक्ड होते हैं ये, और इसमें कैसे होते हैं, इसमें लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था जो कि मैंने साथ साथ बता दिया। खैर कोई बात नहीं, मोस्टली की बात कर रही हूं मैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो लिंकर डीएनए है पासिस थ्रू सेंट्रल एरिया, जो सेंटर में गैप है ना, वहां से लिंकर डीएनए जो है वो पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नो लिंकर डीएनए प्रेजेंट इन सेंटर। समझ में आया होगा इतना। ये न्यूक्लियोसोम, 6 न्यूक्लियोसोम आपस में अरेंज हो गए एंड दे हैव फॉर्म अ सोलेनॉइड फॉर्म इफ देयर इज नो लिंकर डीएनए इज पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, सेंटर में स्पेस है, बट इन द सेम केस इफ द लिंकर डीएनए इज पासिंग थ्रू द सेंटर देन दे फॉर्म अ जिगजैग फॉर्म। ठीक है, जिगजैग फॉर्म आएगी, ऐसे ऐसे करके 6 न्यूक्लियोटाइड्स है और इन्होंने अपने आप को इस तरीके से अब अरेंज कर लिया। और इस वाले फिगर में आप देख सकते हो, जैसा कि इसका नाम है 30 नैनोमीटर मॉडल, तो आपको पता होगा अब इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है 30 नैनोमीटर। तो अपने पुराने वाले डायग्राम पे चलते हैं, और यहाँ पर हमने क्या बोला, अब इन सब ने जितने भी न्यूक्लियोसोम्स थे इन्होंने सोलेनॉइड की फॉर्म ले ली। ठीक है, ये अब क्या बन गया, ये बन गया है सोलेनॉइड। डबल स्ट्रैंडेड है, दूसरे स्ट्रैंड का भी हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। स्ट्रैंड में ये 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोसोम्स, 6 न्यूक्लियोसोम्स have arranged themselves in the form of solenoid that has a width of how much nanometer, 30 नैनोमीटर। समझ में आया। अब हमारी जो डीएनए की विड्थ थी 2 nm से घूम के आई 11 nm पे। जब इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने बनाया है यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर वाली फॉर्म में। अब ये आगे आ गई है सोलेनॉइड फॉर्म में, और अब इनकी विड्थ हो गई है 30 नैनोमीटर। ठीक है, अब जो डीएनए है, अब इन्होंने ऐसे इस टाइप से एक सोलेनॉइड बना लिया और डीएनए सारा इस आगे पास हो रहा है। जितने भी सोलेनॉइड से सारे उसी लाइन में एक गोल गोल बिल्कुल सोलेनॉइड की फॉर्म में आगे पास कर रहे हैं, इस टाइप से। किस टाइप से, अब इस टाइप से सारे जो भी सोलेनॉइड वाला पैटर्न था वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये सोलेनॉइड आ गया आगे। अब और कॉम्पैक्शन करनी पड़ेगी, है ना। अब और कॉम्पैक्शन करने के लिए आगे हमें नेक्स्ट मॉडल पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ ही हम आगे कुछ देखते हैं। अब तो अब तक हमने क्या देखा, मैं आपको एक बार रिवाइज कराती हूँ क्विक, फिर आगे हम इसकी और कॉम्पैक्शन कराएंगे। हमें क्रोमोसोम बनाना है, इतनी जल्दी तो क्रोमोसोम नहीं बनेगा ना, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डीएनए जो प्रेजेंट थी उसमें आपको पता है विड्थ कितनी थी, विड्थ थी 2 नैनोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आए ऑक्टामर्स। तो हिस्टोन ऑक्टामर्स generally not conserved except H3 and H4 tetramer। जो हिस्टोन ऑक्टामर है वो कंजर्व सीक्वेंस नहीं होते, लेकिन H3 H4 टेट्रामर वाला जो पार्ट है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो H1 प्रोटीन है वो एक्ट्स करता है कैसे, एक्ट्स एज क्लैम्प। ठीक है, क्लैम्प का मतलब क्या है, उसको ओरिजिनल पोजीशन पे वो पकड़ के रखेगा। ठीक है, फिर हमने देखा जो न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 200 बेस पेयर्स होते हैं।
और इसकी विड्थ कितनी होती है? विड्थ होती है 11 नैनोमीटर। ठीक है, इतना आप लोगों ने देखा। और जो डीएनए की ऑल्ट्रेशन वाला पार्ट है वो भी आप लोगों को बताना पड़ेगा, ये न्यूक्लियोसोम वाले में ही आएगा। डीएनए ऑल्ट्रेशन इज सीन इन वेयर, कहाँ पे दिखती है? टेट्रामर पार्ट ऑफ हिस्टोन कोर कॉम्प्लेक्स। जो हिस्टोन के पूरे कोर का कॉम्प्लेक्स है उसमें टेट्रामर वाले पार्ट में डीएनए की ऑल्ट्रेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसोम्स ने 6 न्यूक्लियोसोम अरेंज करते हैं एक दूसरे को, अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड या फिर जिगजैग फॉर्म में, और उसकी विड्थ कितनी होती है? जिगजैग मॉडल, और यहाँ पर विड्थ आती है 30 नैनोमीटर। इतना समझ में आया? क्या क्या बताया मैंने आप लोगों को? डीएनए सिंपलेस्ट फॉर्म में था, अब ओक्टामर आए और ये बन गया सोलेनॉइड। अब क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप हमें पढ़ना है अब 4th स्टेप। ठीक है, नाउ वी विल लर्न अबाउट 4th स्टेप। 4th स्टेप में क्या आएगा? 4th स्टेप में आएगा लूप मॉडल। लूप क्या होता है? लूप्स का स्ट्रक्चर अगर आपको लोगों को पता होगा तो लूप्स कुछ इस टाइप की होती हैं, इस टाइप की होती है ना, दिस इज द लूप्स। तो यही हुआ, जो आगे से आ रहा था, कैसे? जो आगे से डीएनए आ रहा था किस टाइप से आ रहा था? सोलेनॉइड की फॉर्म में आगे से आ रहा था। अब वो क्या बनाएगा? अब वो इस तरीके से लूप्स बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? लूप्स बनाएगा इस तरीके से। अब इसमें लूप्स देखने को मिलेगी, और इस लूप्स की जो विड्थ होती है, इस लूप्स की जो विड्थ होगी ना, ये अब इसके 10 गुना बिल्कुल 300 nm की होगी। ठीक है, लूप की क्या है विड्थ, कितनी होगी? 300 नैनोमीटर तक होगी। तो अब हमें पढ़ना है लूप मॉडल के बारे में। तो इस लूप मॉडल में कौन हेल्प करा रहा है, कैसे करा रहा है, वो हम देखेंगे अब लूप मॉडल में। तो लूप मॉडल में क्या होता है? लूप मॉडल की जो विड्थ है सबसे पहले, अब ये हो गई है 300 नैनोमीटर, है ना। हमारे पिछले वाले डायग्राम में चलते हैं हम, फिगर में। यहाँ पर अब इसकी जो विड्थ है वो हो गई है 300 नैनोमीटर। तो 300 नैनोमीटर होने में इसमें क्या क्या चेंजेस आए? तो लूप मॉडल में हम देखते हैं जो डीएनए कॉम्पैक्शन है वो और आ गया है। ठीक है, जब डीएनए और कॉम्पैक्ट हुआ, जो सोलेनॉइड आ रहा था वो और ज्यादा कॉम्पैक्ट, किसी को ऐसे हम प्रेस करेंगे तो वो जाहिर सी बात है, आप अगर किसी चीज को दोनों साइड से अगर आप उसको कॉम्पैक्ट करने की लग रहे हो, दोनों प्रेशर डल रहा है, तो वो बिल्कुल ऐसे उबड़ खाबड़ सा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वही हुआ है, डीएनए कॉम्पैक्शन हुई है और रेडियल लूप्स बन गए हैं। कैसे लूप्स बन गए हैं? रेडियल लूप्स बन गए हैं। और कितनी विड्थ के बन गए हैं? तो 300 नैनोमीटर की विड्थ के बन गए हैं। ठीक है, अब इन रेडियल लूप्स को, है ना, अब ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट करेंगे, देखो तो ये इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, मतलब ये और ज्यादा कॉम्पैक्शन होती जा रही है। तो रेडियल लूप से और ज्यादा कॉम्पैक्शन होएगी तो बनेगा स्कैफोल्ड। इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्कैफोल्ड। ठीक है, तो इसमें जो स्कैफोल्ड प्रोटीन्स होते हैं उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसे SARS भी इसमें आता है, स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन, जहाँ पे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है कॉम्पैक्शन देखने को मिलती है। और इस स्ट्रक्चर के बाद जो ये वाला स्ट्रक्चर बना है स्कैफोल्ड का, इसमें जो विड्थ है वो है 700 नैनोमीटर। देख रहे हो आप, डीएनए मतलब 2 नैनोमीटर की जर्नी थी जो इसने स्टार्ट की थी, और अब ये कहाँ तक आ गया, है ना, घूमते फिरते कहाँ तक ये बिल्कुल आ गया है। मतलब क्या देखा हमने, जो डीएनए था
वो यहाँ तक आया था, लूप तक। ये कौन सा मॉडल था? ये है लूप मॉडल। इसमें कितनी विड्थ है? 300 नैनोमीटर विड्थ है। लेकिन अब हम देख रहे हैं ये और आगे जा रहा है, और लूप क्या है इस तरीके से, अब ये स्कैफोल्ड टाइप की कंफर्मेशन इसके अंदर आ गई है। अब क्या बन गया है ये जो डायग्राम है नाउ, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है ना डीएनए का, तो एक स्ट्रैंड हमने ब्लू लिया, एक हमने पिंक लिया है, तो दोनों को साथ साथ ही लेके जाना पड़ेगा। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्कैफोल्ड एंड इट्स विड्थ इज 700 नैनोमीटर। देखा 2 नैनोमीटर की जर्नी कहाँ तक घूम फिर के आ गई है। अब इसको और आगे जाना है, अभी यहीं पे थोड़ी ना आएगा, इस तरीके से थोड़ी फैला रहेगा ये यार, ये कहाँ जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ो। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चला ये छोटा सा एरिया हमने बताया है किसका, ये है एक क्रोमोसोम का इतना सा एरिया जो हमने आपको पूरा का पूरा ये जूम करके दिखाया है। नाउ क्रोमोसोम में कितनी इसकी फाइनल जो विड्थ है वो हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1400 नैनोमीटर। तो जर्नी देखो 2 नैनोमीटर से स्टार्ट हुई और ये जाके इसने अपने आप को इतना अरेंज कर लिया। खुद सोचो ना, इमेजिन करो तुम्हारी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, उस छोटे से सेल के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस भी है, लेकिन उस न्यूक्लियस के अंदर इतना लंबा डीएनए है, 2.2 मीटर्स का डीएनए है छोटे से न्यूक्लियस में। तुम्हारी बॉडी में इतने सारे सेल्स, इतने सारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, और उसके अंदर इतना लंबा डीएनए कैसे बैठा है दुबक के, बिल्कुल अपने आप को अरेंज करके बैठा है, राइट। तो क्या देखा हमने, तो जो डीएनए का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर था उसमें कितनी उसकी विड्थ थी, 2 नैनोमीटर थी, राइट। देन क्या देखा हमने, फिर हमने देखा दूसरा स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या था बताओ जरा, वो था न्यूक्लियोसोम वाला स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम में क्या हुआ था, न्यूक्लियोसोम में बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स वाला देखा था, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए लिपट गया था और बन गया था 11 नैनोमीटर का। फिर क्या हुआ मैम, फिर हुआ एक और आगे स्ट्रक्चर बना, कौन सा स्ट्रक्चर बना, फिर बना सोलेनोइड का या फिर ज़िगज़ैग का। इसमें क्या हुआ, इसमें न्यूक्लियोसोम 6 न्यूक्लियोसोम आपस में साथ में आके बैठ गए और ये बन गया 30 नैनोमीटर का। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। फिर इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आया लूप मॉडल। लूप मॉडल में क्या है, जो सोलेनोइड थे अब वो इस तरीके से लूप फॉर्म में आ गए और उनकी विड्थ आ गई है अब यहाँ पे 300 नैनोमीटर। लूप मॉडल के बाद, लूप मॉडल के बाद कौन सा मॉडल आया था, लूप मॉडल के बाद आया था स्कैफोल्ड। इसमें क्या हुआ, इस टाइप से जो स्ट्रक्चर है, जो कॉम्पैक्शन है वो और आगे बढ़ गई और ये आया है 700 नैनोमीटर। एंड फाइनल जो मेटाफेज का क्रोमोसोम है वो बन गया 1400 नैनोमीटर का। ठीक है, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आई होप दिस ऑल स्टेप्स आर वेरी क्लियर टू यू। ये काफी मेरा आज का मोटिव है आप लोगों को बेसिक बताना। ठीक है, आप पढ़ लोगे कौन सी फोर्स थी, कौन से बॉन्डिंग थी, रटने वाला सारा काम तो कर लोगे, लेकिन जो समझ में आने वाला है ना, हुआ क्या, कैसे हुआ, क्योंकि ये इतना बेसिक है ना, मतलब सारी यूनिट्स मैंने आपको कितनी यूनिट्स बताई, जिसका ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है जहां से हर यूनिट स्टार्ट होती है। सेल साइकिल पढ़ोगे तो सेल बायो में, बायोकेमिस्ट्री में डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब, इसके बाद मॉलिक्यूलर बायो में डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन स्टार्ट करोगे तब, तो मतलब ये टॉपिक आपको आना ही चाहिए। तो हमने क्या देखा, देखो डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर था 2 नैनोमीटर का था। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हमने किया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा बीड्स ऑन स्ट्रिंग बना, क्रोमेटिन की फॉर्म थी 11 नैनोमीटर का, ये भी देख लिया। थर्ड क्या हुआ, 12 नैनोमीटर का जो क्रोमेटिन है वो सोलेनोइड की फॉर्म में आके पैक हो गया। ठीक है, और 30 नैनोमीटर का ये बन गया, इधर इन सोलेनोइड और इन ज़िगज़ैग फॉर्म। अब ये देखो इतना सा ही पार्ट है और अब ये पूरी लाइन बन गई, किसकी बन गई, ये लूप मॉडल बन गया है।
300 नैनोमीटर का। समझ रहे हो, इतना सा एरिया था जो इतना दिखाया है, लेकिन ये पूरा इतना बड़ा है। फिर और ज्यादा कॉम्पैक्शन हुई, और ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म आई, ये बन गए अब स्कैफोल्ड। तो लूप के बाद अब स्कैफोल्ड 700 नैनोमीटर के, और फाइनली पूरा क्रोमोसोम बन गया है कितना, 1400 नैनोमीटर का। दिख रहा है आप लोगों को, मतलब इतना सा एरिया है जो इतना जूम करके आप लोगों को बताया गया है ना, ये इस तरीके से है। तो आई होप दिस ऑल 6 स्टेप्स आर वेरी क्लियर टू यू। जो भी आपके डाउट है आप बताएं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। फैब में भी काफी 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे जो सिर्फ इस हिस्टोन ऑक्टामर वाले पार्ट से आए हुए थे। तो चाहे ये टॉपिक 12th का हो, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ना और इसको समझना एक बड़े हायर लेवल के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी टॉपिक ऐसे मत सोचो ये तो स्कूल में पढ़ा था हमने, तो 11th में था, तो 12th में था, ऐसे थोड़ी होता है। ये जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं CSI नेट वाले, फैब 2022 में फैब में क्वेश्चन पूछा गया है नेट में, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार आप मुझे पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या कहता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमैटिन इन यूकैरियोट्स। तो इट कंसिस्ट ऑफ 1 यूनिट ईच ऑफ H2A, H2B, H3, H4 and 200 base pairs of DNA. सेकेंड स्टेटमेंट है इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट ईच ऑफ H2A, H2B, H3, H4 एंड 200 बेस पेयर। इसमें क्या है, H1 और 200 बेस पेयर है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। तो आप लोगों को पता है कि बच्चे पूछा गया है न्यूक्लियोसोम के बारे में, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम में हमने क्या क्या पढ़ा था, आप लोगों को काफी अच्छे से पता है। तो बिल्कुल हिस्टोन ऑक्टामर होता है, H2A, H2B, H3 एंड H4 और 200 बेस पेयर का DNA होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रोमैटिन इज नॉट ट्रू। दिसंबर 2017 का ये क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर सोच के। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, यहाँ पे काफी बच्चे गड़बड़ करते हैं। नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स, इसमें से गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, देखो, DNA वाइंड्स अप्रोक्सीमेटली 1.65 टाइम्स अराउंड द न्यूक्लियोसोम्स, करेक्ट है, ठीक है। H2A, H2B bind to both the entry and exit of the DNA in the nucleosomes. आप लोगों को पता है इसका क्वेश्चन जो हमने किया था, हमने कहा था जो पूरी की पूरी ऑल्ट्रेशन है, यहाँ से एंट्री हुई थी और यहाँ से एग्जिट हुई थी। तो जो बीच वाला पार्ट था H3 एंड H4, मेजॉरिटी का जो पार्ट था DNA का, वो किसके चारों तरफ आ रहा था, वो आ रहा था टेट्रामर के चारों तरफ। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। और बाकी पढ़ लेते हैं। कोवलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन इन्फ्लुएंस क्रोमैटिन कॉम्पैक्शन, बिल्कुल कोवलेंट मॉडिफिकेशन होती है जिसकी वजह से वो कॉम्पैक्शन आती है उसके अंदर। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर पार्ट ऑफ माइटोटिक क्रोमोसोम्स, मैंने आपको बताया था नॉन हिस्टोन प्रोटीन जैसे कि कोहेसिन, कंडेंसिन, इन सब का रोल होता है, ठीक है। तो ये भी सही है, तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का बी। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसका आंसर आप मुझे बताएं। न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया फेब 2022 का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट। 4 ऑप्शन है इसमें, A, B, C एंड D, और आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। तो करेक्ट पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन में यही देखना होता है कि सही पूछा है या गलत पूछा है। पहले क्वेश्चंस को एक बार ओवरव्यू करना चाहिए, फिर उसके बाद समझना चाहिए कि उसमें पूछा क्या गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द हिस्टोन टेट्रामर इन द कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम कंप्राइजेस H2A, H2B, H3 एंड H4। जो हिस्टोन का टेट्रामर है कोर में, उसमें ये सारे होते हैं। बताओ क्या ये ठीक है। फिर पूछा है जो एन टर्मिनल टेल है कोर हिस्टोन्स की आर बिलीव्ड टू स्टेबलाइज द 30 nm फाइबर ऑफ न्यूक्लियोसोमल DNA by their interactions with adjacent nucleosomes। इस ऑप्शन को देखो। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट पॉइंट है कि द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द N-terminal tails as well as globular domains of the core histone molecules modulates transcriptional events. And fourth, according to the zigzag model of the 30 nm fiber, the linker DNA circles around the central axis of the fiber as the DNA moves from one nucleosome to the next. तो देखो इसमें डायरेक्ट जो N टर्मिनल है लिखा हुआ है, N-terminal tails of the core histones are believed to stabilize the 30 nm fiber of nucleosomal DNA by their interaction with adjacent nucleosomes. ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वन गलत क्यों है लेकिन बताओ? कोर के जो टेट्रामर वाला पार्ट है, टेट्रामर में मैंने आपको बताया H3 और H4 होते हैं, H2A H2 भी नहीं होते, राइट? तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, है ना? तो ABC मतलब अभी हमारे लिए क्योंकि A गलत है तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। नाउ अब हमें देखना है सी और डी में से कौन सा ठीक है। जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगी एन टर्मिनल टेल्स की या फिर ग्लोबुलर डोमेन्स की जो कोर हिस्टोन मॉड्यूलेट है, वही करेंगे ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स को। तो जब हम ये ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे और जब ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे आगे, तब उसमें हम देखेंगे ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो एक्चुअली क्या बात होती है, मोल बायो में ना जब क्वेश्चन आएगा तो वो मिक्स ऐसा आएगा, अगर कंसेप्चुअल वो देंगे, 4 मार्कर का क्वेश्चन है ये सेक्शन सी का, तो क्या देंगे, सभी से कुछ ना कुछ वो पॉइंट देंगे, ठीक है, इनका रिलेशन उनमें कैसे है। और डी क्या कहता है ऑप्शन, जिगजैग मॉडल जो होता है 30 nm का, लिंकर डीएनए सर्कल्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। तो सर्कल्स अराउंड थोड़ी होता है, जो चारों तरफ होता है सेंट्रल एक्सिस के, वो तो सोलेनॉइड मॉडल होता है, लेकिन जो पास करता है इस टाइप से वो होता है आपका जिगजैग मॉडल, है ना? तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। वैसे डी गलत है तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं भी आता, इस क्लास से रिलेटेड नहीं है, तो हम ऑप्शन के थ्रू भी एलिमिनेशन मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना? जरूरी नहीं होता ना कोई 100% ही पढ़ के जाएगा, लेकिन एलिमिनेशन वाले मेथड से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो अगर एक स्मार्ट अप्रोच के साथ पेपर अटेम्प्ट करते हो तो, ठीक है? तो समरी में आज हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम कैसे पूरा ऑर्गेनाइज हुआ। 2 नैनोमीटर का जो एक डीएनए है वो किस तरीके से 1400 नैनोमीटर की पूरी विड्थ को है वो कैसे चेंज करता है और अपने आप को कैसे कॉम्पैक्ट करता करता सिंपलेस्ट फॉर्म में, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, और वो चला गया क्रोमोसोम की फॉर्म में, ठीक है? तो गाइज आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को करते रहिए और रिवीजन ज़रूर करते रहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन सबसे ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है? तो रिवीजन करते रहो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, डेली पढ़ो, चाहे कम पढ़ो चाहे ज़्यादा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।